हाँ जी, कहानी शुरू करें फिर। अस्सलाम वालेकुम। बीआईए कौन पढ़ता है? हम जिन्होंने क्वालिफाई करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूरा सेशन पढ़ते ही ना रहे हो? पढ़ा है, लेकिन तवज्जो फाइनेंस की तरफ जरा ज्यादा रही और मैनेजरियल बेचारा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता ना तवज्जो का शिकार हो गया। डे वन पे ओरिएंटेशन पे मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ कि इसका दुश्मन यही है। बीआईए मैनेजरियल का दुश्मन बीआईए फाइनेंस है। लोगों की अकाउंटिंग और न्यूमेरिकल से मोहब्बत जो है वो थ्योरी बेचारी को जो है ना वो अलग कर देती है। जब आपके पास एक पेपर FR1 होता है और एक पेपर लॉ होता है तो हमेशा FR1 को ज्यादा टाइम मिल जाता है। जब FR2 के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट आए तो होता यही है कि न्यूमेरिकल हमेशा ज्यादा टाइम लेता है। और मैं हमेशा इस बात पे हैरान होता हूँ कि न्यूमेरिकल पास होने से क्या 2 पेपर पास होते हैं और थ्योरी पास होने से क्या 1 पेपर पास होता है। तो थ्योरियों को लेके इतनी ज्यादा बेरगबती क्यों और न्यूमेरिकल को लेके इतनी ज्यादा जो है। फिर समझ ही आता है कि न्यूमेरिकल का एक फायदा ये है कि आपको डिमोटिवेट नहीं करता। आप सवाल करते रहो करते रहो करते रहो, कोई 1.5 घंटे बाद पता लगता है गलत हुआ है। थ्योरी देखते साथ ही पता लग जाती है, नहीं आता ये तो पता नहीं क्या बात हो रही है। तो कम से कम जो है ना ये थोड़ा सा हौसला होता है। बीआई को स्टार्ट करते हैं हम लोगों ने। आप लोगों के मिजाज को देखते ही कि आप शायद बहुत ज्यादा टाइम नहीं एलोकेट कर सकेंगे, इसको सिर्फ 4 दिन पे स्प्रेड किया है। और चौथा दिन हमारा जो है ना इस वक्त काफी सेंसिटिव सा हुआ हुआ है क्योंकि वो 5 फरवरी नॉर्मली पब्लिक हॉलीडेज पे हम ऑफ नहीं कर रहे होते, हम क्लासें कर रहे होते हैं। लेकिन इस दफा चूंकि उसके साथ बसंत और वो चीजें भी कनेक्टेड है तो कोई पता नहीं गवर्नमेंट अचानक से ये कहे कि जी कॉलेजेस ने 3-4 दिन के लिए पक्का बंद हो जाना है और बच्चों को सड़कों में आने की इजाजत नहीं है या व्हाट्सएवर। तो अगर हम इतना मजबूर हो गए तो मैंने फिर क्या किया है कि जो चौथे दिन पे वो चीज डाली है जिसका कुछ अरसे पहले हमने यहाँ बड़ा थॉरो एक लंबा चौड़ा सेशन किया था, तकरीबन 1.25-2 घंटे से ऊपर का सेशन था। और उसमें हम लोगों ने चैप्टर 7 सस्टेनेबिलिटी पे काफी काम किया था। तो हमारे पास वो कम से कम मौजूद है सेफ गार्ड के तौर पे। तो अभी 4 दिनों के अंदर अंदर हम लोगों ने मैनेजरियल पोर्शन जिसकी वेटेज कितनी है, 30 नंबर है 32 नंबर है 50, नॉट एग्जैक्टली 50, शायद आई के 47-48 तक जाए, लेकिन दिस इज नियरली 50। असल में मैं 30 इसलिए बोल रहा था कि मैंने तवज्जो लोगों की देखी ना थ्रू आउट सेशन, तो मुझे लगा कि शायद 15-20 नंबर का होगा, तो इसीलिए इस बेचारे के साथ ऐसा हो रहा है। और फाइनेंस शायद 80 नंबर के लिए आना होगा। तो बस प्रॉब्लम यही है, वो विलन जो पहले दिन से मैं आपको बता रहा हूँ वो यही विलन है कि आप जो है वो फाइनेंस को या न्यूमेरिकल साइड को हमेशा ज्यादा टाइम देते देते थ्योरी को भूल जाते हैं। हालांकि थ्योरी के अंदर बड़ा क्लियर कट 10-11 हमारे पास इस तरह की थ्योरीज हैं जिसके थ्रू जो है वो हमारा काम चल जाता है और फिर उसके बाद हमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पेपर की बात करते हैं। वाई बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस, क्यों ये पेपर आपकी जिंदगियों में क्या तब्दीली लेके आ रहा है? आप कहें सर अब तो महीना रह गया पेपर में, इस वक्त ये मत बताएं पेपर क्यों है, बस बताएं करना क्या। लेकिन पता है जब आप ये समझते हैं तो फिर आपको एग्जैक्ट गेम समझ आती है, फिर आपकी तैयारी भी थोड़ी सी बेहतर होती है। न्यूमेरिकल आप करते हुए हमेशा सोचते हैं कि मैंने तो अकाउंटेंट बनना है, जब मैंने अकाउंटेंट बनना है तो मुझे लॉ आता हो या ना आता हो चल जाएगा, टैक्स थोड़ा सा कच्चा पक्का भी हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन मुझे अकाउंटिंग के सवाल करने आने चाहिए। क्योंकि आप सब लोगों के जहन में एक बड़ी गलत फहमी है कि आप लोग अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं। आप तो सादा वाले अकाउंटेंट है ही नहीं, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये चार्टर्ड कौन होता है? चार्टर्ड कहते हैं बड़े मोअज़्ज़ज़ किस्म के आदमी को, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट फाजिल फाजिल किस्म का, बड़ा तगड़ा किस्म का, साधारण में मुंशी कह दिया, पुराना तर्जुमा होता था अकाउंटेंट का, अब होता है मुहासिब। तो आप जो है ना मुअज़्ज़ज़ मुहासिब हैं, हिसाब करने वाले इंतहाई मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं। तो बेसिकली आज के दौर में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो अकाउंटिंग नहीं करता। एक जमाना था कि पहले अकाउंटिंग की जाती थी, एंट्रियां रिकॉर्ड होती थी, फिर लेजर पे जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस आ गई, बारकोड स्कैन किया, सारी एंट्री वहीं हो गई। आपने एंट्री डाली, लेजर ट्रायल वगैरह खुद सॉफ्टवेयर ने बना दिए, जमाना आगे बढ़ा, ईआरपी पे चीजें होना शुरू हो गई। तो अब इदारे वाले एंट्रियां करने पे कम से कम ध्यान देते थे और सारा काम कंप्यूटर कर रहा होता था। और अब आ गए हैं एआई भाई। एआई भाई के आने के बाद आपका काम तो खत्म हो गया।
आपने तो एंट्री नहीं करनी। जब आपने एंट्री नहीं करनी तो फिर आपने करना क्या है? आपने बिजनेसेस मैनेज करके देने हैं। आप जिस सेठ के पास काम कर रहे हो उसके सेठ के पास बिल्कुल टाइम नहीं है कि वो अपने बिजनेस की मुख्तलिफ चीजें देखे। तो ऐसे में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के, बहुत सारे डिविजन्स के, बहुत सारी ब्रांचेस के, बहुत सारी चीजों के डिसीजन आपको लेने होंगे। बहुत सारी जगह पे आप अपने सेठ को बता रहे होंगे कि हमारे पास इतने फंड्स अवेलेबल हैं कि हम ये वाला प्रोजेक्ट अगले 5 साल पे चला सके। बहुत सारी जगह पे आप अगले 6 महीने की बजटिंग, कैश फ्लोज वगैरह की मैनेजमेंट करके उसे बताएंगे। बहुत सारी जगह पे आप उसे ये डिसीजन दे रहे होंगे कि हमें ये प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहिए या नहीं। इवन एनवायरमेंट को कितना देखना है, लॉ को कितना देखना है, ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी एक अच्छे लेवल पे आगे जाने की। तो मैं ये मानता हूं कि कैफ के इन सारे पेपरों में जो है ना, जो असली पेपर इस वक्त सबसे रेलेवेंट है वो बिजनेस इनसाइट एंड एनालिसिस है। आप कहेंगे सर आप पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे ही कहेंगे भाई मैं लॉ भी तो पढ़ा रहा हूँ, ऑडिट भी पढ़ा रहा हूँ। मजे की बात है अब ऑडिट भी आहिस्ता आहिस्ता उतना रेलेवेंट नहीं रह गया जितना बिजनेसेस रह गए हैं। आपके रोल रीडिफाइन हो गए हैं। अब आपने ज्यादातर काम वहां बैठ के चैट जीपीटी और इस तरह के टूल्स यूज करके मोटे मोटे काम तो कर लेने हैं, और जो धक्के से करने वाले काम है, जो मेहनत से करने वाले काम है, वो खुद ब खुद आपके टूल्स और सॉफ्टवेयर कर रहे होंगे। नौ आपको ये पता होना चाहिए कि आप डाटा को कैसे इंटरप्रेट करें और उसकी बेस पे एनालिसिस करके किस तरह से आप बताएं कि जी ये चीज इस तरह से होगी, ये चीज इस तरह से होगी। तो बिजनेस इनसाइट एनालिसिस आपको टेक्निकली सेट का राइट हैंड बना रहा है। आपके नीचे एक ग्रुप ऑफ अकाउंटेंट्स है। अब अकाउंटेंट्स होंगे वो कम वो वाले तालीम वाले, फाइनलिस्ट हो गए, कैफ क्वालिफाइड हो गए, बीकॉम किया हुआ है, मुख्तलिफ और लोग जो तजर्बे से अकाउंटिंग कर रहे हैं, वो नीचे टीम है। वो टीम अकाउंटिंग कर रही है और वो भी अक्सर एआई और इस तरह की टूल्स की मदद से अकाउंटिंग कर रही है। आप तक पहुंच रहा है डाटा एक रिफाइंड फॉर्म में। अब आपने वो डाटा देखना और बिजनेस के लिए डिसीजन मेकिंग करनी है। तो बिजनेस में दो तरह की डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। एक ये कि हमारे इस वक्त कैश फ्लोज और पैसों के क्या मामला आते हैं। दूसरी डिसीजन मेकिंग कि हम लोगों ने अपने बिजनेस को कैसे लेके चलना है, कौन सी मार्केट्स में एंटर होना है, अपनी क्या एहतियात करनी है, हम में क्या कमी है, हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें, और हमने अपने इर्द गिर्द के लॉज और एनवायरनमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। तो ये पेपर जब इस नीयत से पढ़ेंगे कि यस ये मेरे अंदर एक नया स्किल सेट लेके आ रहा है, तो फिर पढ़ने का मजा भी आएगा, रेलेवेंट भी लगेगा। वरना अगर आपको एनपीवी निकालनी आती है और ये पता ही नहीं कि एनपीवी भाई साहब बताता क्या है, आपको सवाल सॉल्व करना आता है बट आपको ये अगर सेंस ही नहीं है कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो फिर मकसद खत्म हो गया। आप इसलिए कर रहे हैं कि ओवर मल्टीपल टाइम पीरियड चीजें चल रही हैं और आपने उसको आज डिस्काउंट करके जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर चल रहा है उसके हिसाब से ये अंदाजा लगाना है कि क्या ये प्रोजेक्ट वर्थ इन्वेस्टिंग है या नहीं है। इदारों में आप जाएंगे तो आप ये डिसीजन नहीं लेके दे रहे होंगे सेठ को कि आप चांदी खरीद लो या मत खरीदो। आप उसे बता रहे होंगे प्लांट लगाना है या नहीं लगाना, नई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी है या नहीं करनी। उसके क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर रहे होंगे, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है फाइनेंस वाली साइड पे और क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ नई प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, फाइनेंशियली वाइबल है या नहीं, फाइनेंस बताएगा। टेक्निकली वाइबल है या नहीं, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइबल है या नहीं, मैनेजरियल पोर्शन बताएगा। तो अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की ग्रेड देखने की कोशिश करें तो उन्होंने कहा भाई मैनेजरियल एनालिसिस की वेटेज है 30 से 40 नंबर, अदर देन सस्टेनेबिलिटी। देन रिस्क मैनेजमेंट फाइनेंशियल एनालिसिस की वेटेज उन्होंने 20 से 30, 25 से 30 बनाई, यानी कि टेक्निकली ये बन गया 45 से 60 नंबर। फिर हमारे पास आ जाते एरिया सस्टेनेबिलिटी का। इस वक्त आईकैप का बहुत फोकस है सस्टेनेबिलिटी, सीए फाइनल में पूरा पेपर ले आए हैं। इस टाइम पे आईकैप की ज्यादातर हैपनिंग सस्टेनेबिलिटी के गिर्द हो रही है। तो इस टाइम पे वो चाहते हैं कि लोगों को सस्टेनेबिलिटी का पता हो और उन्होंने अपने फेवरेट पेपर में सस्टेनेबिलिटी ऐड कर दी और उसका एक अलग ग्रेड बना दिया 10 से 15 नंबर। पूरी किताब के सारे चैप्टर्स में से किसी चैप्टर से सवाल पूछे या ना पूछे आईकैप की मर्जी है। हो सकता है आप एक पेपर देने जाए बजटिंग का सवाल ही ना आए, हो सकता है एनपीवी का सवाल आए ही ना, मर्जी है आईकैप की। बजटिंग का इतना तगड़ा सवाल बना दिया कि एनपीवी वाले सवाल की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन सस्टेनेबिलिटी का एक अलग ग्रिड एरिया क्या बताना चाह रहा है, इसमें से सवाल आने ही आना है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस वक्त मैं जिसको मैनेजरियल साइड कह रहा हूं, मैं ये ग्रिड ए और ग्रिड डी को जोड़ के कह रहा हूं। तो अगर 30 से 40 नंबर ये और 10 से 15 नंबर ये है, तो कलेक्टिवली अगर मैं बात करूं तो हम बात कर रहे हैं 40 से 55 नंबर की, और इधर हम बात कर रहे हैं 45 से 60 नंबर की। 5 एक नंबर का आगे पीछे है मामला। तो 40 से 55 कैन एंड लाइक 47-48 नंबर का पेपर।
तो शायद मुझे इसको 45 से 50 के दरमियान काउंट करना चाहिए मैनेजरियल पोर्शन को, और 50 से 55 के दरमियान काउंट करना चाहिए फाइनेंस को। फाइनेंस स्टिल 2-3-3-4 नंबर की लीड पे होगा, और बहुत मूड में हुए तो हो सकता है बिल्कुल 50-50 डिवाइड कर रहे हैं। तो अगेन इन एरियाज को अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि इन एरियाज में चीजें क्या क्या समझाई जा रही हैं, अभी हमने थोड़ी सी बात की है। अगर मैं थोड़ा सा पास पेपर एनालिसिस, थोड़ा सा माजी की अटेम्प्ट देखूं, ये पेपर 2022 में पैदा हुआ, स्प्रिंग 22, ऑटम 22, स्प्रिंग 23, ऑटम 23, तकरीबन 8 अटेम्प्ट जो है वो इस पेपर की गुजर चुकी हुई हैं। और ये एमएफए के नाम से आया था, उस वक्त सस्टेनेबिलिटी का एरिया इसमें नहीं होता था, सस्टेनेबिलिटी इसी दफा इन्होंने ऐड किया है। तो अगर मैं एक रफ सा स्केच आपके सामने रखूं, तो ये हर अटेम्प्ट में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने सवाल किस तरह से आते रहे हैं। पहले चैप्टर्स की तरतीब भी और होती थी, तो अब नई तरतीब से थोड़ी सी नई वर्किंग करके चीजें इस तरह से बनाई है। तो टिपिकली 35 नंबर, 44, 42, 40, 39, 35, 38, 36 इतने नंबर का वो पूछ ही रहे थे मैनेजरियल पोर्शन से। अब इसमें जब सस्टेनेबिलिटी ऐड करेंगे, मरे से मरा 10, 12, 13 नंबर भी अगर ऐड करें तो कहानी देखें 50 के करीब करीब पहुंच जाएगी। इसमें भी अगर आप गौर से देखें तो आपको यहां ज्यादा ब्लॉक नजर आ रहा है, चैप्टर 4, 5, 6, और जो पहले चैप्टर है 1, 2 को 200 में डिवाइड कर दिया, इसलिए कि एक चैप्टर होता था पीछे जब एमएफए चल रहा होता था, उस वक्त एक आईटी का चैप्टर होता था, वो आईकैप को काफी ज्यादा पसंद होता था। आईकैप जो पेस्टल के एरिया उसमें सबसे ज्यादा सवाल बनाते थे उस आईटी वाले चैप्टर से। इस वक्त वो आईटी वाला चैप्टर बहुत ही मिनिमम हो चुका है, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा अलग से करके दिखा रहा हूं कि चैप्टर 2 में से जो टेक्नोलॉजी वाली चीजें थी वो इतने नंबर के लिए आ रही होती थी। अब वो टेक्नोलॉजी जब रहा ही नहीं, बेचारा 2 सफों का रह गया, तो इसको अगर मैं हटा के देखूं तो टेक्निकली आपका चैप्टर 1, 2 और 3 मिला जुला के बस गुजारा मुजारा ही है। और देन चैप्टर 4 ये अटेम्प्ट छोड़ के हर दफा सवाल, चैप्टर 5 ये अटेम्प्ट छोड़ के हर दफा सवाल, चैप्टर 6 हमेशा सवाल। तो अगर मैं ऑन एवरेज पूरे पेपर के हिसाब से बात करूं तो 7%, 9%, 9% इन 3 चैप्टर से इतनी वेटेज ऑन एवरेज आ रही है। कितनी बनती है? 9 9 18 7 25% का मतलब होता है सिलेबस का 1/4। पास होने के लिए जितने नंबर चाहिए उनका आधा। 3 चैप्टर्स 4, 5, 6, और उसके बाद भी लोग इसे तवज्जो ना करें तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। ये 3 चैप्टर्स अच्छे तरीके से तैयार करके आप जितना आपको पास होने के लिए चाहिए उसका आधा तो इन 3 चैप्टर से कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अच्छा, शुरू के क्या चैप्टर है, थोड़ा सा माजी बताना जरूरी है ताकि एनालिसिस समझ आए। आईकैप ने इससे पहले पेस्टल एक एनालिसिस है, एक मॉडल है, जिस मॉडल के ऊपर किताब ने 5-6 चैप्टर्स इकट्ठे किए हुए होते थे। 5 चैप्टर्स तक वो मॉडल एक्सप्लेन होता था अलग अलग कंपोनेंट्स में, और छठा चैप्टर उन 5 के कंबाइंड सवाल होते थे। तो आईकैप जब सोचता था, जब सिलेबस देखता था तो उसे नजर आता था सारी काम की बात तो यही है। वो यही बनाने के बाद फिर सोचता था अब क्या करें, फिर उसके पास एक आईटी का एरिया होता था, वहां से सवाल बना लेता था। फिर भी अगर नंबर बच जाते थे तो कभी कभार इन चैप्टर्स में से कुछ थोड़े बहुत नंबर का कुछ पूछ लिया। आप देखें सिवाय इस अटेम्प्ट के कभी प्रॉपर सवाल नहीं है, सारे एमसीक्यूज हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें पुरानी तकरीबन 2 से 3 चैप्टर्स डले हुए हैं। इसी तरह से ये जो बाकी अदर्स है इसमें भी, ये नहीं, इसका मतलब इन चैप्टर्स में से प्रॉपर सवाल मुश्किल से 2 दफा आया है, 8 अटेम्प्ट हो गए। तकरीबन 5 चैप्टर्स होते थे, उसमें से एक आईटी का होता था, उसे साइड पे करते हैं। रिमेनिंग चैप्टर्स में से गिनती के 2 सवाल 8 अटेम्प्ट्स में आए। तो फिर वो नंबर कैसे पूरे करते थे? हर अल्टरनेट अटेम्प्ट में जब उनकी नंबरिंग आउट हो रही होती थी वो एक पेस्टल का कंप्लीट सवाल दे देते थे। इस एक सवाल का मतलब है 3-4 चैप्टर इकट्ठे टेस्ट कर लिए। तो इस वक्त जो हमारा चैप्टर 3 है ना, कंप्लीट पेस्टल, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पेस्टल एक मॉडल है, थोड़ा सा आगे चल के उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और जो लीगल इश्यूज हैं इनको देखें और अपने बिजनेस का डिसीजन इन सारी चीजों की बेस पे लें। तो पेस्टल को 3 चैप्टर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। पीईएस फैक्टर्स यहाँ है और टीईएल अगले चैप्टर में। तो फिर आईकैप ने एक चैप्टर 3 बनाया हुआ है जो चैप्टर 3 में कुछ भी नहीं है, कुछ नया नहीं बताया। चैप्टर 3 में चैप्टर 1 और 2 का जो पेस्टल मॉडल के मिक्स सवाल चैप्टर 3 में डाले गए हैं।
और जब वो पेपर बनाने बैठे और चाहें कि वो ज्यादा चैप्टर्स को कवर करें एक सवाल से, तो वो एक कंबाइंड सवाल पेस्टल का बना देते थे। तो तकरीबन इस तरह से हो रहा था कि यहाँ ये जब ये आया शुरू में तो पहले वो बाकी जगह से पूरा करते थे, फिर उन्होंने एक दफा पेस्टल का सवाल बनाया, अगली अटेम्प्ट में बच्चों ने सोचा पेस्टल तैयार करते हैं, उन्होंने नहीं पूछा। फिर जब अगली अटेम्प्ट में बच्चों ने छोड़ दिया और पूछ लिया, बच्चों ने फिर तैयार किया, उन्होंने छोड़ दिया, बच्चों ने फिर छोड़ दिया, उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने दे दिया तो बच्चों ने फिर तैयार किया, उन्होंने नहीं दिया। अब उन्होंने छोड़ दिया, अब क्या करना चाहिए? तैयार कर ले। ये खेल रहे हैं हमारे साथ ना, ये इस टाइम पे ना ये जो तमाम कुंडलियां हैं ना वो जिस तरफ जाती लग रही हैं, पेस्टल का एक सवाल आता हुआ लग रहा है। खासतौर पे जब उनके पास अब एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी आ गया, सस्टेनेबिलिटी, तो बहुत ह्यूज एक्सपेक्टेशन कैन बी देयर कि हम एक कंप्लीट पेस्टल का सवाल एक्सपेक्ट करें पेपर में। तो मैंने जो थर्ड डे है वो पूरा पेस्टल के लिए रखा है कि हम उसके 2 चैप्टर्स उसको थॉरोली देखने की कोशिश करें। तो ये एक ओवरऑल कहानी अभी तक है, यानी कि जो 6 चैप्टर्स हमारे सिलेबस में यहाँ तक सस्टेनेबिलिटी से पीछे पीछे तक है, इसमें जो आगे वाले 3 हैं वो बहुत जरूरी हैं, और जो पीछे वाले 3 है उसमें चैप्टर 3 तो कुछ भी नहीं है। चैप्टर 3 में 1 और 2 के कंबाइंड सवाल है। तो चैप्टर 1 और 2 को हम तेजी से गो थ्रू करेंगे, समझ लेंगे सारा, लेकिन बहुत दिल पे नहीं लेंगे। लेकिन जहां ज्यादा एनर्जी तवज्जो देने की जरूरत है वो कौन से चैप्टर्स हैं? 4, 5, 6 एंड देन अब हमारे पास मिस्टर 7। फिलहाल ये 0 है क्योंकि ये ग्रेड का हिस्सा ही नहीं होता था, और अब आईकेप कहता है कि हम 10 से 15 नंबर का पोर्शन यहां से पूछेंगे। तो अब अगली दफा हम 4 से लेके 7 तक चैप्टर्स को जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। पेस्टल का सवाल करना आता हो, 1, 2 को तेजी से देखा वो एक दफा, और असल गेम है कि ये 4 चैप्टर्स पे हमारी अच्छी ग्रिप हो। देन फाइनेंस का पोर्शन, फाइनेंस के अंदर तरतीब जो मार्क्स की है ये ओवरऑल मैंने दी हुई है। हो सकता है इंडिविजुअली आप किसी भी अटेम्प्ट में प्लस माइनस करके कि नहीं इस चैप्टर के बजाय इस चैप्टर का, इस चैप्टर के बजाय इस चैप्टर का, ये सब मैंने ओवरऑल कंपैरिजन के लिए दिखाया है। मेरा इस वक्त फोकस है ये वाला एरिया। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अब इसमें थोड़ा सा आगे चल के समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जो है ना बेचारा सेल भी थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, रिसोर्सेज बड़े कम है। मैनेजरियल एनालिसिस के लिए क्या चीजें जरूरी हैं मैं पहले दिन भी बताता हूँ, लोगों को उस दिन भी बोर्ड लग रहा होता है, लेकिन अब मेरे ख्याल में पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद कहानी थोड़ी सी समझ आएगी। रीड द रिक्वायरमेंट्स केयरफुली। मैनेजरियल पोर्शन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग सवाल देख के अपनी पसंद का टॉपिक नजर आए जल्दी से घुस के और लिख लिखा के आ जाते हैं। बाद में जब घर जा रहे होते हैं तो साथ वाला दोस्त कहता है यार वो फिर मॉडल को एनालाइज किया था सही से? वो कहते हैं नहीं वो तो मॉडल बस कॉपी पेस्ट करना था वहां, तो पता लगा सवाल कुछ और था और आप वहां कुछ और कराए। तो इसमें रिक्वायरमेंट को केयरफुली पढ़ना बड़ा जरूरी है। देन टाइम मैनेजमेंट इस पेपर का काफी बड़ा टारगेट, क्योंकि जहां आपने सवाल शुरू कर दिया फाइनेंस का, आपको उससे प्यार हो जाएगा। आप उस सवाल को सजाएंगे, उसकी अमाउंट्स लिखेंगे, कभी कैलकुलेटर से खेलेंगे, कभी उधर वो कर रहे होंगे, पता ही नहीं लगेगा, 1 घंटा गुजर जाएगा, बजटिंग का एक सवाल वो होगा। ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल जो देखने बड़ा सीधा सीधा सा लग रहा है, जब उसको 5 खानों में डाल रहे होंगे, हर किसी का डिस्काउंट फैक्टर लगा रहे होंगे, फिर हर किसी से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, फिर उसका टोटल कर रहे होंगे, फिर टैक्स की सेविंग निकाल रहे होंगे, एंजॉय तो बहुत हो रहा है लेकिन टाइम खत्म हो जाता है। जब खाली अकाउंटिंग देनी हो तो पेपर में 1-2 सवाल छूट जाता है, तो अब अकाउंटिंग के साथ आपने थ्योरी भी करनी है। तो यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट एक काफी इशू है, इसकी एक प्रैक्टिस करनी होगी। हमें हमेशा पता हो कि हमने टाइम को किस तरह से लेके चलना है। आप आर बाय आर भी डिवाइड कर सकते हैं कि ठीक है जी, 1 आर फाइनेंस पोर्शन के उन सवालों के लिए जो मुझे अच्छे आते हैं, 1 आर मैनेजरियल पोर्शन के उन सवालों के जो मुझे अच्छे आते हैं, और आखिरी आर इस फॉर वो जो अजीब से मुश्किल से सवाल आए हैं उनके साथ टक्कर लगाई जाए। लेकिन अगर आप कहें कि मैं पहले फाइनेंस शुरू करूंगा तो जब खत्म होगी तो ही आगे बढ़ूंगा, तो होना यह है कि आखिरी 1 आध सवाल ने आपको इतना तंग करना है कि 2.5 घंटे गुजर गए होंगे और फिर आप फाइनेंस से बाहर निकलेंगे, फिर आप हबड़ दबड़ में तीर चलाएंगे, वो तीर बहुत ही कम निशाने पे पहुंचेंगे, आपकी लिखाई भी इतनी गंदी हो चुकी होगी, आप पैनिक भी इतना हो गए होंगे कि खुदा ना खास्ता पेपर के रह जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो एन अप्रोच शुड बी कि आप
2 से 3 सवाल फाइनेंस के, या 2 सवाल जो बहुत अच्छे मजे के आपको लग रहे हैं, 30-32 नंबर टाइप की उनकी टोटल वेटेज है, आपने वहां से शुरू किया अगर आपको बहुत पसंद है फाइनेंस। देन जबर करके, जिद करके मैनेजरियल पोर्शन की तरफ आए और उसके अच्छे अच्छे सवाल करने शुरू किए, और कचरा सवालों के लिए आखिरी 45 मिनट 50 मिनट रख दिए। तो दोनों पोर्शन के 2-2 सवाल अगर आपने कर लिए और पेपर में फर्ज करें 4-4.5 सवाल आपने 2 घंटे में कर लिए, तो आप काफी डिसेंट उसमें होंगे। जो आपको टॉपिक आते हैं उसमें से नंबर हमेशा लेने के चांस ज्यादा होते हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ये प्रैक्टिस आपने पहले मॉक में करनी है। मॉक में जाके देखना है कि मैंने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। हाँ, अगर आपको बहुत तूफानी पसंद है फाइनेंस पोर्शन और यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि आप 1 घंटे 40 मिनट में उसे खत्म कर सकते हैं या 1 घंटे 45 मिनट, तो ठीक है, उसको जरूर ट्राई करें। लेकिन फिर भी अगर बात 2 घंटे तक पहुंच रही हो तो जहां कलम है वहीं छोड़ दें, क्योंकि बकाया हाफ तो अभी तक आपने टच ही नहीं किया, और वो भी जरूरी है पेपर पास करने के लिए। तो इसलिए ना यहाँ टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपने अभी मॉक में भी और उसके अलावा भी प्रैक्टिस करनी है कि आप ये अपने अंदर जिगरा पैदा करें कि फाइनेंस की मोहब्बत को थोड़ा सा रोक के मैनेजरियल साइड पे आना भी जरूरी है। नहीं तो वहां नहीं आएंगे तो कहानी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि मैनेजरियल पोर्शन इज इंपॉर्टेंट टू पास, इसके बगैर पास नहीं हो सकते। इससे पहले भी लोग क्या करते थे, फाइनेंस के पोर्शन पे ग्रिप के बाद मैनेजरियल पोर्शन का एक आध चैप्टर अच्छा हुआ, उसका एक आध सवाल अच्छा हुआ और एक आध गुजारा मुजारा किया। जब उसके नंबर 32, 33, 34, 35 हैं और उसमें से आपने एक आध सवाल 15, 16, 20 नंबर का कर लिया, तो थोड़ा सा आपकी चीजें ग्रिप में आ जाती हैं। अब आधे पेपर के साथ आप इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। तो मुझे अगेन खुशी हुई कि आप लोग एक अच्छी तादाद में यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं बड़ा बेदिली से ही चल रहा था। ये क्रैश जो है ना, मुझे था कि पता नहीं लोगों ने आना है नहीं आना। हो सकता है मैं पहुंचू क्लास में 2 बच्चे बैठे हो, मैं कहूँ यार चलो हम ऑफिस में बैठ के पढ़ लेते हैं, मतलब इस क्या इतना बखेड़ा करना। लेकिन आपको ज्यादा तादाद में देख के 2 में से कोई एक बात सही है, या तो आप सीरियस हो चुके हुए हैं कि मैनेजरियल की अच्छी ग्रिप हासिल करनी है, या शायद आपने अभी तक मैनेजरियल को टाइम ही नहीं दिया था, अब आप सोच रहे हैं। अगर आप वो स्टूडेंट है जिसने अभी तक मैनेजरियल को टाइम नहीं दिया था, तो ये 4 दिन सिर्फ मैनेजरियल को टाइम देते हैं। कोई बात नहीं, आपने बहुत मोहब्बत की है फाइनेंस से, लेकिन ये 4 दिन इसको सही से ड्यू टाइम ड्यू रिगार्ड इसका दे दें तो इंशाल्लाह चीजें थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन अगर अभी भी टाइम नहीं दिया ना, तो फिर गेम ओवर है। तो क्या आप इस वक्त अब सीरियस हैं? क्लास तक आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है। बस आपने ये सीरियसनेस अपने ऊपर तारी जरूर रखनी है। वैसे ही मतलब 3 दिन ज्यादा है मैं, और चौथा दिन से आगे ये बसंत वाले जो मामलात होंगे, और पता नहीं फिर बसों के क्या मामलात होंगे, और फिर आप लोगों के जाने आने का क्या होगा घर, और लाहौर के क्या हालात वाकयात होंगे। तो इसलिए ना अभी पहले 3 दिन तो सही है, चौथा दिन बड़ा खटाई खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। तो कोई बात नहीं, वो हमें पता लग जाएगा 1-2 दिन तक गवर्नमेंट क्या वो कह रही है। तो हो सकता है वेडनेसडे को गवर्नमेंट हमें कह दे कि खबरदार अब आगे 4 दिन आपने कॉलेज नहीं खोलना। तो जब कॉलेज बंद हुआ होगा तो हो सकता है हम आपसे कहें भाई कॉलेज बंद हुआ है, आप घरों को जाएं, पीछे पीछे हम सस्टेनेबिलिटी का लेक्चर आपको भेज रहे हैं। अगर कॉलेज बंद हुआ तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता ना। गवर्नमेंट अगर जोश पे आ गई या गवर्नमेंट ने कह दिया कि जी अब हमने बंद करना है सारा कुछ, तो फिर उसके बाद जो है ना, चूंकि आपको पता है कि वो एक तजर्बा कर रहे हैं, उसमें कहीं भी खुदा ना खासा कुछ ऊंच नीचो, पुलिस वाले ना बड़े जज्बाती हुए होंगे। तो हमने देखना है वेडनेसडे तक गवर्नमेंट की टोन क्या है। अगर तो हमें कोई 1-2 डाले ने आके कहा भाईजान कल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए, कीप देम सेटिस्फाइड। हमारा तो एक मॉडल भी है, उसमें कहते हैं कि ठीक है जिनके पास पावर ज्यादा है इंटरेस्ट कम है, कीप देम सेटिस्फाइड। तो इसलिए कि अभी हमें भी नहीं पता ना, ये बड़े अरसे बाद ये तजर्बा कर रहे हैं, कितना एग्रेसिव होते हैं, कितना ज्यादा लॉ एनफोर्स करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा बाइक्स पे सख्ती होना शुरू हो गई है, आप एज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो 2-3 दिन तक कॉलेजेस की एक्टिविटीज ये ना होने दें, स्कूल्स कॉलेजेस को बड़ा जोर से बंद कर दें। अभी तो शब बारात का कोई पता नहीं, सोशल मीडिया पे तो लोग उसकी भी छुट्टी करा रहे हैं, 4 तारीख की भी सोशल मीडिया पे हो चुकी हुई है। गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन 5 से ऑनवर्ड की है, और अब अगेन सोशल मीडिया पे वो कितनी सच्ची खबर है, आवाम भी तो फिर बैठ के वो ट्वीट्स बना के क्रिएट कर रही होती है, शेयर कर रही होती है। तो अगेन इंतहाई शदीद जरूरी है मैनेजरियल पोर्शन को ये इंपॉर्टेंट समझना कि ये पास होने के लिए काफी जरूरी है। क्या ये बात समझ आती है? देन शॉर्टकट या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जरूरी है। यकीन करें मेरी अक्सर स्लाइड पे लिखा होता है हरगिज शॉर्टकट नहीं लगाना।
लेकिन इस पेपर में यू नीड टू अप्लाई शॉर्टकट। आपको साफ पता है कि फाइनेंस पोर्शन में ये 2-3 टॉपिक्स हैं जहां आईकेप दीवाना हुआ है, और इसी तरह से मैनेजरियल में भी बता हुआ है कि 3-4 टॉपिक है जहां आईकेप पागल हुआ है। तो शायद किताब के 14-15 टॉपिक्स में से 7-8 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से 80% to 90% पेपर के आता है। तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको समझ आ रहा है कि उनका फोकस किधर है तो फिर आप उस जगह पे ज्यादा तैयारी करें। तो अगेन जो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है, स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब ये है कि आपने छोड़ना कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा 1-2 को बस तेजी से पढ़ लिया, 3 के सवालों की प्रैक्टिस कर ली, और 4, 5, 6, 7 पे जरा ज्यादा ध्यान दे दिया। तो यहाँ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होगी, हम लोग कुछ एरियाज पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपने भी तैयारी करते हुए वो जो 2-3 टॉपिक आपको कंफर्म पता है फाइनेंस के अच्छे हैं, जरूर आते हैं, आपने पहले वहां ज्यादा तवज्जो से तैयारी करनी है, बाद में थोड़ा से हल्के फुल्के टॉपिक की तरफ आना है। तो इस पेपर में यस, आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, थोड़ा सा शॉर्ट अप्रोच वो कर सकते हैं। साथ ही फौरन से कह दिया अवॉइड सिलेक्टिव स्टडी। ऐसा ना हो कि आप स्ट्रक्चर्ड अप्रोच का मतलब समझ रहे हो कि शायद मैंने आपसे कहा है कि आपने 7 चैप्टर छोड़ देने हैं और बाकी चैप्टर्स करने हैं। जो करने हैं वो बहुत अच्छे से करने हैं, और जो रेस्ट ऑफ द एरियाज है उनकी उस पर तवज्जो थोड़ी सी कम देनी है, लेकिन करना उसको भी है। क्या ये ओवरऑल अप्रोच समझ आ रही है? अब अगर हम आगे की तरफ जाएं तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि हम समझें कि इसमें पेपर में सवाल किस किस नौइयत के आते हैं। ये जो हमारा मैनेजरियल पोर्शन है, इसमें पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं और उन सवालों को हमने करना कैसे होता है। आपको पता है अक्सर सवालों में कुछ मॉडल्स का तस्करा होता है। ये मॉडल से क्या मुराद है? कोई थेरीज वगैरह, कुछ हमारे सिलेबस में कुछ ऐसी थेरीज हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आईकेप पूछता है कि अच्छा भाई फलाना पोर्टर ने जो 5 फोर्सेस में कहा उसके तहत जवाब दो, फलाना ने जो फलाना थेरी में कहा उसके तहत जवाब दो। तो हमारे सिलेबस में आपको तकरीबन सस्टेनेबिलिटी से पीछे पीछे 10-11 के करीब मॉडल मिल जाते हैं, और 2 छोटे से मॉडल सस्टेनेबिलिटी में भी ऐड है। तो तकरीबन 11 से 13 के दरमियान आपके सिलेबस में मॉडल्स हैं, और उन मॉडल्स के थ्रू आप अपने आंसर को कवर कर रहे होते हैं। जब बिल्कुल क्लासेस का स्टार्ट था तो उस वक्त मेरे लिए मुश्किल था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं, क्योंकि उस वक्त तक आपने को मॉडल्स नहीं पढ़े हुए थे। अब अगर आप मेरे सामने बैठे हुए और पेपर में महीना रहता है तो शायद मैं इतना तज्यूम कर सकता हूँ कि आपको स्वॉट एनालिसिस टाइप का पता है, पोर्टर 5 फोर्सेस का नाम तो पता ही है, पोर्टर 5 फोर्सेस टाइप की कोई चीज, आपका AAA मॉडल, मुख्तलिफ तरह के ये मॉडल्स हैं। तो पेपर में हमारे तकरीबन आधे सवाल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन मॉडल्स में से आ जाए। सवाल किस किस तरह का आ सकता है? पहला सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्लेन क्वेश्चन आ सकता है, सिंपल रिक्वायरमेंट वाला सवाल आ सकता है। इस तरह के सवाल की बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आप पेपर देने जाएं तो सामने कोई 1-2 लाइंस वाला कोई सीधा सीधा सा आपको सवाल नजर आ जाए, जिसमें लिखा हो अच्छा जी बताओ जी वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं, या व्हाट आर डिफरेंट एंट्री बैरियर्स जो कि फलाना मॉडल ने हमें इस तरह से करके बताए हैं। तो सम टाइम आपको एक सीधा सीधा सवाल भी पेपर में नजर आ सकता है। तकरीबन 4-5 तरह के आपको सवाल पेपर में नजर आ रहे होंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल का मतलब है प्लेन क्वेश्चन है, सिंपल रिक्वायरमेंट है, कोई साइंस नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कंपनी की पेचीदा सिचुएशन नहीं है, कंपनी की कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, इश्यूज नहीं है, बस एक सवाल पूछा है ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये चीज बता दो, वो चीज बता दो, इस चीज को एक्सप्लेन कर दो। यानी अगर आपने किताब पढ़ी हुई है और आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपने इसको सिंपल वर्ड्स में सीधा सीधा सा करके बयान कर देना है। अगर ये लॉ होता तो मैं कहता रट्टे वाले सवाल, लेकिन यहाँ रट्टे वाला सवाल कहना मुनासिब नहीं है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप सवाल देखते हैं और आप अपने अल्फाज में खुद से लिखने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर भी वो लोग जिनको बहुत शौक है रटा मारने का, तो लोगों ने किताब को रटा भी मारा हुआ होता है, वो क्या करते हैं अपने नोट्स में से जहां से याद किया होता है कॉपी पेस्ट करके इसका जवाब दे देते हैं। लेकिन जो खुद से लिख सकता है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको फिर बहुत ज्यादा रट्टा नहीं मारना पड़ेगा कि जितने सारे सफे हैं मैं इसको कैसे रट्टे मारूं, क्या वो करूं। पेपर में सवाल आ जाए तो आप उसको खुद से भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको मना नहीं करूंगा रट्टा मारने से, और मैं एनकरेज भी नहीं करूंगा रट्टा मारने को। आप में 2 तरह के लोग होंगे, एक वो बच्चा जो कहता है सर मैं रट्टा मार लूं तो फिर जो मर्जी आए मैं फड़का फड़को देता हूँ। मैं उस बच्चे को रोक नहीं सकता, मैं जितना मर्जी कह दूं पेपर लॉजिकल, वो कहेगा सर लॉजिकल है, ओके लिखने के लिए रट्टा चाहिए मुझे। तो जो रट्टा लगा रहा है लगाता रहे। हाँ, लेकिन वो बच्चा जो कि समझता है कि भाई अगर मुझे समझ आ जाए तो मैं उसको अच्छे तरीके से अपने अल्फाज में लिख सकता हूँ, उसने फिर लॉजिकली समझना है। मैं पूरे सिलेबस को कोशिश करूंगा कि आपको लॉजिकली बताऊं, और देन जरूरत पड़ने पर फिर हम देखेंगे कि क्रैमिंग यहाँ पे किस हद तक आ सकती है। तो सबसे पहले तो सीधा सवाल सीधा जवाब,
कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, कोई स्टार्टिंग कैप्शन नहीं चाहिए, कोई अखलाकी बात नहीं करनी, कोई आपने ये नहीं करना जी जमाने के एतबार से, कॉन्ट्रैक्ट के एतबार से, फलाना के हिसाब से। आपने सीधा उन्होंने क्या बताएं ये चीज क्या होती है, आपने नीचे उस चीज की वजाहत दे देनी है, खत्म कहानी। इधर आपको बहुत ज्यादा ड्राफ्टिंग कमाल स्किल्स नहीं चाहिए। फिर हमारे पास आता है सेकंड, जिसको मैं कहता हूँ सीम्स लॉजिकल। एक दरमियाने से पैरा में उन्होंने एक सिचुएशन सी दी हुई होती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट काफी हद तक सीधी सीधी सी होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका इस तरह से एक करके एक सवाल बता देंगे और सवाल के नीचे आपसे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर जैसी बात पूछ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऊपर उन्होंने कहा कि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। आपको पता था वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन का 4-5 लाइनें कुछ ने रट्टा मारी हुई थी, उन्होंने लिख दी। फर्ज करें इस सवाल में क्या हो, एक सिचुएशन बताएं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन है, वो सोच रहे हैं कि हम क्यों ना एक वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं ताकि वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बना के हम बहुत सारे फायदे उठा लें। वो आपके पास आए मशवरा करने के लिए और आपसे पूछ रहे हैं कि बताएं वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के सेलिएंट फीचर्स क्या होते हैं। और ऊपर क्या था, डिस्क्राइब ब्रीफली द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अ। तो एक ये सवाल है और एक ये जो मैंने इतनी सिनेरियो बना के वो किया, ये भी आपसे रट्टा ही पूछ रहा है, सीधी सीधी बात पूछ रहा है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने एक इदारे का जिक्र किया कि जी उस इदारे ने आपसे पूछा है, तो जवाब देते हुए उस इदारे को रेफर करना जरूरी है। इस सवाल में रिलेट करने के नंबर होंगे। तो आपने करना क्या है, आपने पहले तो कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम नोट्स वाला काम करना है। सवाल की शुरू की 2-3 लाइनें छोड़ देनी है और नीचे जवाब पेस्ट कर देना है। फिर शुरू की 3 लाइंस में प्यारी सी इंग्लिश बनानी है। स्टार्ट द आंसर फ्रॉम स्टार्टिंग सेंटेंस फ्रॉम द क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में एक मॉडल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मॉडल। वो बताता है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन में मुख्तलिफ तरह के क्या काम हो रहे होते हैं। तो वहां एक टेबल सा बना हुआ है जहां लिखा हुआ है कि इन चारों फेजेस में प्रमोशन की ये स्ट्रेटेजी होती है। अब इन्होंने क्या किया, फर्स्ट के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच अ कंपनी मे परसू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। एक कंपनी प्रमोशन की कौन सी स्ट्रेटेजीज लगा सकती है अपने इस और इस फेज में। अगर सवाल इतना होता तो ये होता पहली तरह का सवाल। लेकिन अब क्या हुआ, पूछा अभी भी उन्होंने यही है कि इन चारों फेजेस में प्रमोशन स्ट्रेटेजीज क्या है, लेकिन एक कंपनी का जिक्र कर दिया एचएल। उन्होंने कहा एचएल एक कंपनी है, वो बिजनेस ऑफ फलाना फलाना में है, वो ऐसा करती है वैसा करती है, उसकी डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज हैं डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे। स्टेट द टाइप ऑफ प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज विच एचएल में परसू फॉर मार्केटिंग ऑफ इट्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसमें और ऊपर वाले सवाल में फर्क आ गया। ऊपर वाले सवाल में सीधा सीधा वो पूछते हैं कि ये 4 तरह के फेजेस में बता दो क्या होती हैं स्ट्रेटेजीज। यहां उन्होंने क्या किया, एक एचएल कंपनी है, उसका ये मामलात है, उस एचएल कंपनी को मशवरा दो कि वो एचएल कंपनी इन चारों फेजेस में क्या करे। तो आपने क्या किया, नीचे जो आपने याद किया था चारों फेजेस वाला वो तो उठा के लिख दिया, ऊपर की 3 लाइनें छोड़ दी खाली है आपने आंसर लिखते हुए, पहली 3 लाइनें छोड़ दी और नीचे तो जो आपको याद था, जो आप फौरी से लिखना चाहते थे वो आपने लिख दिया कि इंट्रोडक्शन फेज 2-3 लाइनें लिख दी, फलाना फेज 2-3 लाइनें लिख दी, फलाना फेज 1-2 लाइन लिख दी, फलाना फेज 1-2 लाइन लिख दी। ये वो जवाब है जो आप देते अगर सीधा सीधा सवाल होता। अभी जो पहली 3 लाइनें, उन 3 लाइनों में एचएल को इस आंसर से रिलेट करना है और ये रिलेट करने के लिए इंग्लिश कहां से आएगी, सवाल देगा। State the type of promotional strategies which HL may pursue for marketing of its wide range of product in the this. Following are different types of promotional strategies which HL may pursue for marketing of its wide range of product in the, और आगे आपने हेडिंग दे देके जवाब दिया हुआ है। 1 नंबर कम से कम आपको इस चीज का मिलना है रिलेट करने का, वरना क्या होगा, वो सिनेरियो बनाए और जवाब पूछो और आपने नीचे रटा छाप दिया, उन्हें तकलीफ होगी। वो कहेंगे हमने सिनेरियो बनाया था, बच्चे ने सिनेरियो के मुताबिक जवाब नहीं दिया। बात समझ रहे हैं? तो सिनेरियो के मुताबिक जवाब होना चाहिए, जबकि जवाब का सिनेरियो से ताल्लुक ही नहीं है, जबकि सिनेरियो ने हमें वो डिटेल्स बताई ही नहीं है। क्यों? वो कहते हैं एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग कर रही है, इसकी प्रोडक्ट्स डिफरेंट स्टेजेस में है और हर स्टेज पे ये अलग अलग अप्रोच यूज कर रहे हैं। सवाल ने हमें वो डाटा ही नहीं दिया जिसकी बेस पे हम नीचे कुछ उसको लिंक करें। तो अगर दरमियाना से सिचुएशन बनाई और आपसे सीधा सीधा रट्टा पूछ लिया और देखते ही आपको समझ आ गया, तो आपने पहले नीचे अपना रट्टा या जो भी आपने अपने अल्फाज में लिखना था लिखा और ऊपर की 3 लाइनों में आपने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया।
क्या ये बात समझ आ रही है? ये दूसरी तरह का सवाल है। तीसरा सवाल किस तरह का आ सकता है, आपसे मॉडल के एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन पूछ सकते हैं। डिफरेंट मॉडल्स, फॉर एग्जांपल आपको पता है पोर्टर 5 फोर्सेस एक चीज है, तो हो सकता है एक सिचुएशन देके कहें बताओ ये पोर्टर की 5 फोर्सेस में से कौन सी फोर्स है। फिर अभी हमने इसकी बात की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इसके 4 फेज होते हैं, इंट्रोडक्शन, फलाना फलाना, तो हो सकता है एक पैराग्राफ देके कहें यार ये बताओ ये कौन सा फेज लग रहा है और इस फेज के बारे में थोड़ा सा बता दो। तो हो सकता है आपको 1 2 3 पैराग्राफ नजर आए जिसमें वो कहें कि बताओ उस वाले मॉडल का यहां पे कौन सा एलिमेंट है। बात समझ रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये एक सवाल सा दिया हुआ है, डिस्कस द रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिशेल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ कंपटीशन। वो आपको खास तौर पे बताएंगे कि आपको वो कौन से वाले मॉडल से आपसे जवाब चाह रहे हैं और सिचुएशन दे दी। वो कह रहे हैं इन दोनों सिचुएशन में बताओ कि कौन सा रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट जो 5 फोर्सेस ने बताए इन सिचुएशन में नजर आ रहा है। अब इस तरह के सवाल को कैसे आंसर करना है? पहला स्टेप, गिव पार्ट वाइज हेडिंग ऑफ रेलेवेंट एलिमेंट ऑफ द मॉडल। पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको लगा कि शायद यहां बात हो रही है कंपटीशन की, और पार्ट 2 में लगा शायद बात हो रही है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर की, शायद। तो आपने क्या किया, पार्ट 1 की हेडिंग दे दी कंपटीशन, पार्ट 2 पे गए और उसकी हेडिंग दे दी बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स, ये हेडिंग दी। उसके बाद अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन द क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। आपने क्यों बोला कंपटीशन, तो शायद यहां लिखा हुआ था कि 2-3 दुकानदार, 5-7 दुकानदार हैं, वो आपस में लड़ते रहते हैं, सबकी प्राइसें मिलती जुलती हैं, मार्केट में मिलती जुलती चीज दे रहे हैं और बहुत ज्यादा जंगो जदाल का सालम है। आपने हेडिंग दे दी कंपटीशन और सवाल में से जो जो चीज आपको नजर आई वो पिक करके आपने उसके नीचे लिख दी। यानी आपने जवाब में कहा कि मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। क्योंकि सवाल क्या था, रेलेवेंट कंपेटिटिव एनवायरनमेंट को डिस्कस करें और फिर इस सिचुएशन में जो जो चीजें हो रही हैं उसमें उसको आइडेंटिफाई करें। तो आपने क्या किया, आपने हेडिंग दे दी कि आपको क्या चीज नजर आई है और उस हेडिंग के नीचे सवाल के अंदर से फीचर्स उठा के लिखिए। सवाल को कभी कभी गौर से पढ़ना होता है, कभी कभी वो कहते हैं कि वो एलिमेंट बताओ, फिर उस एलिमेंट के कॉमन फीचर्स बताओ और इस सवाल को उससे रिलेट करो। तो पहले हेडिंग, फिर उसका जो आपको रटा या चीजें याद हुई में वो लिखी, और फिर उसके बाद सिचुएशन में से उठा उठा के चीजें लिखी। पेपर में सवाल की रिक्वायरमेंट को समझना बड़ा जरूरी होगा। अभी इस क्रैश के साथ हम ग्रेजुअली इसमें जो है ना वो पास पेपर्स की वीडियोस भी अपलोड करते चले जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोई भी चैप्टर करने के बाद अगर आप देखेंगे कि उसके सवाल को पहचानना कैसे या उसकी रिक्वायरमेंट में से किस तरह से जवाब देना है, तो वो वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी इंशाल्लाह। उससे आप वर्ड बाय वर्ड उसको समझ सकेंगे। यानी कि अब हमें अगेन क्रैश में उतना मार्जिन नहीं है कि अब बहुत ज्यादा डेप्थ में चीजों में जाएं, लेकिन थैंक्स टू कुछ रिकॉर्डिंग्स जो हमारे पास डिफरेंट वीडियोस में डिफरेंट पास पेपर्स के सवाल डिफरेंट क्लासों में डिस्कस हुए हुए, जिसमें थॉरोली 2 वे कम्युनिकेशन चल रही है, वो मौजूद है। उससे क्या होगा कि आप एक सवाल को देखने के बाद जब आप परेशान होंगे तो आप उस वीडियो को चलाएंगे तो एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि इसमें से इंफॉर्मेशन कैसे उठानी थी, कौन सा जुमला किस तरह से लिखना था, उसको किस तरह से प्रेजेंट करना था। तो ये तीसरी तरह का सवाल है। सवाल क्या कहता है, ये सिचुएशन है, बताओ उस मॉडल का कौन सा एलिमेंट यहां रेलेवेंट है, और अगर उसके ऊपर तबसरा करवाए तो फिर आपने सवाल के बीच बीच में से उसके फीचर्स उठा के उस हेडिंग के नीचे लिखते जाना। चौथा मेरा फेवरेट और उनका भी फेवरेट सवाल, अप्लाई फुल मॉडल। एक बड़ा सा सिनेरियो दे दिया और कहा कि हाँ भाई बताओ इसमें पोर्टर 5 फोर्सेस के क्या एलिमेंट्स तुम्हें किस तरह से नजर आ रहे हैं। पूरा बड़ा सा सवाल दे दिया और कहा परफॉर्म करो स्वॉट एनालिसिस। बड़ा सा सवाल दे दिया और कहा बताओ टक्कर का मॉडल जो है यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। ये सवाल पूछ के उन्हें लगता है कि उन्होंने बच्चों को मुश्किल में डाल दिया। टू मी ये सवाल ज्यादा आसान होता है, ये ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया ना तो आप नीचे कहानी लिख रहे होंगे वो भी सारी गलत हो जाती है। उस तरह का सवाल जो कि आपसे पूरा मॉडल आइडियल लेता है, उसमें क्या होता है आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है। तो हो सकता है एक बड़ा सा सवाल आपको नजर आए, पूरी सी सिचुएशन आपको नजर आए और सिचुएशन के बाद वो कहें हाँ जी अब स्वॉट एनालिसिस जरा करके तो बताओ।
इस तरह के सवाल को आंसर कैसे करना है, सबसे पहले आपने सारे एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल की हेडिंग लिख देनी है। फॉर एग्जांपल आपने स्वॉट एनालिसिस अगर उन्होंने पूछा है तो आपने क्या किया, आपने पहले सफे पे लिख दिया स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस, थ्रेट्स, व्हाटसोएवर, आप जिस मर्जी तरतीब से उसको लेके चलें। SWOT या S के बाद आपने W कर दिया, फिर O और T कर दिया। फॉर एग्जांपल पहले सफे पे आपने ये लिखा और इसके नीचे 7-8 लाइंस खाली छोड़ दी, फिर अपॉर्चुनिटी लिखा और उसके नीचे 7-8 लाइंस खाली छोड़ दी, फिर ये हेडिंग लिखी, 7-8 लाइंस खाली छोड़ दी, हेडिंग लिखी, 7-8 लाइंस खाली छोड़ दी। आपने आंसर 2 सफों में सजा लिए। आंसर का फॉर्मेट है, सवाल को एक दफा तेजी से पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है कि पूरी कहानी समझ आ जाए क्या है। तेजी से पढ़ लिया, गेम समझ आ गई है, अब स्लोली पढ़ना है, आहिस्ता आहिस्ता करके पढ़ रहे होंगे तो पता लगेगा ओ यार ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग चीज है, ये तो स्ट्रेंथ है, उठा के स्ट्रेंथ के नीचे लिख दिया। ये वाली चीज ओहो ये तो वीकनेस है, ये तो प्रॉब्लम है, वीकनेस के अंदर लिख दिया। ये वाली चीज हाँ यहाँ तो कोई फायदा नजर आ रहा, अपॉर्चुनिटी में लिख दिया। फिर दोबारा से स्ट्रेंथ नजर आई, फिर दोबारा से वीकनेस नजर आई। अब आपने क्या करना है, सवाल को पढ़ते जाना और सवाल के बीच बीच में से जुमले उठा के उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके और वहां पे लिखते जाना है। इंटरेस्टिंगली अपनी इंग्लिश यहाँ पे भी नहीं चाहिए। सवाल ने ऑलरेडी बड़ी खूबसूरत सी इंग्लिश में चीजें बताई हुई होंगी, आपने बस अपनी काम की बात उठानी है और उठा के वहां पे सजा देनी है। अब पॉइंट वाइज आप बता सकते हैं, यानी जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पहले स्ट्रेंथ पकड़ें और सवाल को बड़े गौर से देखें और सारी स्ट्रेंथ के ऊपर बात करते रहें, फिर वीकनेस पकड़े सारे। आपने जवाब का फॉर्मेट सजा लिया 4 खाने। अब आपने बस सवाल में से हर जुमले, हर दूसरे जुमले में से जो भी आपको उन 4 में से कोई भी चीज नजर आए, जैसी कोई चीज नजर आई आप गए और रेलेवेंट उस खाने के नीचे लिख दिए कि जी यहाँ पे तो बाहर मार्केट में खतरा बड़ा है, यहाँ तो जी कंपनी को 20 साल हो गए हैं तो कंपनी के पास स्ट्रेंथ है, यहाँ तो जो है वो एक नया रूल आ रहा है जिस नए रूल से इनकी प्रोडक्ट ज्यादा तेज चल पड़ेंगी, मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई। तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने पहले स्ट्रेंथ लिखा, उसके बाद सवाल को पूरा पढ़ के उसकी सारी स्ट्रेंथ लिस्ट डाउन कर दी, फिर वीकनेस लिखा और सारी वीकनेस लिस्ट डाउन कर दी। हालांकि आप तो ऐसा कर ही नहीं रहे थे। ये सवाल आने के चांस भी सबसे ज्यादा होते हैं और ये सवाल के नंबर भी सबसे अच्छे मिल जाते हैं। स्टेप्स के नंबर होते हैं ना, आपने 4 हेडिंग दे दी, 10 नंबर का सवाल था, पता लगा 4 हेडिंग देने से 2 नंबर तो आपके यही सीधे हो गए, आधा आधा नंबर करके हेडिंग्स के मिल गए। उसके बाद आप चीजें जो समझ आई उसका नंबर मिल गया, जो नहीं समझ आई उसका नंबर नहीं मिला। दिखने में बड़ा सवाल, करने में बहुत कम टाइम टेक। पेपर में वो सवाल जिसमें आपने खुद से ड्राफ्टिंग ज्यादा करनी होती है, टाइम ज्यादा लेता है, और वो सवाल जिसमें उन्होंने डाटा दिया हुआ है। तो पेपर में अगर आपको जाती इस तरह के 1-2 बड़े सवाल नजर आए तो आपने डरना नहीं है, आपने उनको इनिशियली अटेम्प्ट कर लेना है। आप उसको टाइम दें, आप सही तरीके से चीजें उठा उठा के लिखें। यकीन माने टाइम बहुत ज्यादा नहीं लगता इस तरह के सवाल का, लेकिन नंबर ये सवाल सबसे अच्छा दे देता है। तो टू मी ये सबसे अच्छा सवाल होता है पेपर का BIA के अंदर। बात समझ आई? घबराए तो नहीं बैठे? आप सोच रहे थे बस थकाटक पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ये तो सर ने पता नहीं क्या बातें शुरू कर दी। इसलिए हमने पहले दिन के सामने लिखा था और टू कॉप विद BIA, और फिर उसके बाद हमने चैप्टर 4 की बात की थी। तो अभी इस वक्त जो है ना ये डिस्कशन चल रही है कैसे करना है जी। राइट हेडिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल, अंडर ईच हेडिंग राइट द फीचर ऑफ दैट एलिमेंट यू सॉ इन क्वेश्चन बाय प्रॉपर रेफरिंग इट। इसमें और ऊपर वाले में क्या फर्क हुआ सर? उसमें स्पेसिफिक एक आध चीज थी, आपने सिचुएशन में से आइडेंटिफाई करनी थी कि उन 5-4 में से किस चीज का जिक्र हो रहा है, उसकी हेडिंग देनी थी और सिर्फ उसके साथ रिलेट करना था। बट इसमें पूरे मॉडल के सारे एलिमेंट्स के साथ आपने चीजों को रिलेट करना है। अब वो स्टेप्स हैं या वो एलिमेंट्स हैं या वो स्टेजेस हैं या वो व्हाटसोएवर जो भी चीज है, आपकी जितने भी मॉडल्स हैं उस मॉडल का सबसे पहले एक नाम होता है, फलाना बाय फलाना, कि जी 5 फोर्सेस बाय पोर्टर, स्वॉट एनालिसिस बाय अननोन, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस इतने सारे लोगों ने वो किया तो हम उसके ऑथर का नाम नहीं भी पता। तो कुछ जगह ऑथर का नाम भी होगा और मॉडल का नाम भी होगा। फिर हर मॉडल के अंदर 4, 5, 6 या 7 कुछ मेन बातें होती हैं, मेन हेडिंग्स होती हैं। फिर हर हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग्स होती हैं। तो शायद हम हर मॉडल को एक सफे पे उसकी डायग्राम बना सकते हैं। और वो हजरात जो कि जिनको खुद लिखते हुए परेशानी होती है, कम से कम मॉडल के अंदर वो जो 4-5 एलिमेंट और हर एलिमेंट के अंदर 4-4, 5-5 छोटी छोटी सी सब लाइंस हैं,
हो सके तो उसको एक दफा लिख लें, और अगर रट्टा मारने का दिल कर रहा है तो मार लें रट्टा, कोई बात नहीं। 12-13 सफों को रट्टे मारने से कोई बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन पेपर में यू वुड बी वेरी सिक्योर कि अगर मॉडल का सवाल आ जाए और आपसे मॉडल के फीचर पूछे तो आप वो रट्टा इस्तेमाल कर लें। नहीं तो वो इतनी दफा दोहराया होगा कि यार सवाल को देखेंगे तो आपने चीजें याद की भी होंगी, आपके लिए उसको रिलेट करना आसान हो जाएगा। इस पेपर में ड्राफ्टिंग भी है और इसमें न्यूमेरिकल इम्प्लीकेशन भी है। इवन देन इसका रिजल्ट ऑडिट से भी बेहतर है, इसका रिजल्ट लॉ से भी बेहतर है, इसका रिजल्ट बहुत सारे पेपर से बेहतर है, क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिकल सवाल है वो नंबर देने वाला होता है, नंबर काटने वाला नहीं होता। कुछ लोग न्यूमेरिकल बहुत अच्छा कर लेते हैं तो वहां से मैक्सिमम नंबर ले लेते हैं और कुछ गुजारा नंबर यहाँ से लेके पास कर जाते हैं। कुछ ये बहुत अच्छा कर लेते हैं न्यूमेरिकल से, तो कुछ लोग थ्योरियां पसंद करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल पसंद करते हैं। इस पेपर में दोनों तरह के मसाले हैं। लेकिन अभी तक ये होता था कि न्यूमेरिकल के ज्यादा पसंद करने वालों को एज मिल जाता था, क्योंकि तकरीबन समझें कि कोई 60% या 62-63 नंबर टाइप का आपको फाइनेंस में से मिल जाता था। अब फाइनेंस और थ्योरी की तकरीबन वेटेज तकरीबन बराबर है, हार्डली 4-5 नंबर का फर्क है। तो अब आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। एक 5वीं तरह का सवाल भी आता है, जनरल क्वेश्चन। पाकिस्तान में इकोनॉमिक चैलेंजेस बता दें। अब ये आउट ऑफ नोवेयर उठ के आएगा और ये वही जवाब दे सकेगा जिसने लॉजिकली समझा हुआ है। ये रट्टे वाला सवाल भी नहीं है। मुश्किल से एक आध दफा 1-2 सवाल इस तरह के हैं, लेकिन खत्म नहीं है, मतलब जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो कभी उनके 3-4 नंबर पूरे नहीं हो रहे तो और कुछ नहीं तो आपसे हो सकता है वो कहते हैं जी ये जो ईरान बॉर्डर पे जो कशीदगी चल रही है उससे पाकिस्तान के बिजनेसेस कैसे इम्पैक्ट हो सकते हैं। यानी कभी कभी बहुत मूड में बैठे हो और बच्चों को थोड़ा सा छेड़ना उन्होंने कि भाई ये बच्चा बिल्कुल ही रट्टे मार के आया हुआ है, या थोड़ा बहुत इससे हम अगर कोई सीधा सीधा सवाल को पूछ लें तो ये जवाब दे सकेगा। चांसेस कम है, प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हमारे इन 7-8 अटेम्प्ट्स में 1-2 दफा इस तरह का जेनेरिक सा सवाल भी हमें नजर आ जाता है। इसकी कोई तैयारी नहीं है, इसकी सिर्फ तैयारी यही है कि आपको लॉजिक आती हो सारी। तो इसमें करना क्या है, सेल्फ राइटिंग करनी है लेकिन बुलेट्स छोटी रखनी है, पॉइंटर्स में जवाब देना है, टू द पॉइंट, 6-7 वर्ड्स के एक लाइन लिखी और आगे बढ़ते गए। क्योंकि जहां आपने तबसरा करना शुरू कर दिया ना, और जहां आपने अपनी इंग्लिश लिख दी, वो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो सकेगी, क्योंकि आप तो पता नहीं क्या लिख रहे होंगे। तो कहते हैं ना जो जितना बोलता है वो उतना ज्यादा फंस जाता है, तो जो जितना लिखता है वो भी उतना ज्यादा फंस जाता है। छोटे जुमले लिखें, टू द पॉइंट लिखें, ताकि ना टेंस में उलझे, ना आपका जुमला जो है वो उलझे, ना आपका जुमले की स्टार्टिंग टोन और एंडिंग टोन आपस में वो हो। तो अगर इस तरह का जनरल सवाल आ जाए तो मेरे पास सिर्फ एक टोटका है कि आपने छोटी बुलेट्स बनानी है। लिखना तो खुद से होगा, कैसे लिखेंगे वो आपका दिमाग आपको काम करके बता रहा होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो क्या है हमारे टेक अवेज अभी तक की सारी डिस्कशन से? क्या करना है, BIA में क्या क्या एहतियातें जरूरी हैं? टाइम मैनेजमेंट एक अहम चीज है, रिक्वायरमेंट को ध्यान से समझना होगा, मैनेजेरियल पोर्शन को इसकी ड्यू इज्जत देना बहुत जरूरी है। इसके हकूक इत्थे रख, वो क्या है, साडा हक इत्थे रख, तो इसका हक जो है इत्थे रखना होगा, इसके बगैर गुजारा नहीं है। शॉर्टकट स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना है। यहाँ पे यू हैव सम फ्रीडम जो हर पेपर में नहीं है। ग्रुप बी के ज्यादातर पेपर में ये फ्रीडम नहीं होती है आपके पास, बट यहाँ आप अगर गौर से देखें मैंने मैनेजरियल पोर्शन में दिखाया, फाइनेंस के पोर्शन में भी जब देखेंगे तो टीचर ने आपको एग्जैक्टली दिखाया हुआ है, या आपने कई दफा हर चैप्टर के एंड पे जब पास पेपर्स और चीजें देखते हैं तो आपको बड़ा क्लियर कट पता लग जाता है यार यहाँ ज्यादा सवाल आ रहे हैं, यहाँ बड़े भी कम सवाल आते रहे हैं। तो टेक्निकली शायद 3 चैप्टर वहां से और शायद 4 चैप्टर यहाँ से, 80-90% पेपर आपकी रखना है, बाकी छोड़ देना है। क्योंकि हो सकता है आपके सर जब 80 से 90% ग्रेप में आ गया तो क्या जरूरत है बाकी करने की। भाई 80 से 90% तो आपको लगता है ना आपकी ग्रेप में आ गया, पेपर में सवाल देके समझ ही नहीं आया, तो आपने सोचा कि चलो 85 नंबर का मुझे पेपर आता होगा बहुत है। तो 85 नंबर के सवाल तो वो थे जो उन्हीं चैप्टर्स में से थे जो आपने किया था, लेकिन फर्ज करें बजटिंग का बहुत ही वाहियात सा सवाल आ गया, पकड़ में ही नहीं आ रहा, इसको शुरू कहां से करें, 16 नंबर गए।
एक मॉडल देख के पता ही नहीं लगा कि है कौन सा मॉडल, 8-9 नंबर गए। तो वही वाली बात है कि एक आपका शॉर्टकट है ना कि आप कह रहे हैं ये मुझे 7 आते हैं और ये मैंने 5-6 चैप्टर्स छोड़ दिए हैं। फिर एक ये है कि आईकेएप का भी तो एक टैलेंट है ना भाई, आप एक इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहे हो और आप कहें कोई बात नहीं हम सिर्फ स्पिनर्स को खिलाएंगे, तो सामने वाली टीम को भी तो समझना है ना, वो सामने वाली टीम क्या स्पिनर्स के मुकाबले में खराब तो नहीं चलती या अच्छी तो नहीं चलती। तो अगर आप सारे स्पिनर्स खिला रहे हैं और सामने वाले स्पिनर से उनकी जान जाती है फिर तो जबरदस्त हो गया। लेकिन खुदा ना खास्ता वहां एक हथौड़ा आ गया बीच में, उसने ना 20 बॉलों पे उसने 65-70 स्कोर कर देना है, सारा मैच साइड पे पड़ा हुआ होगा। तो एक तो आपकी स्ट्रेटेजी है ना कि आप सिलेक्टेड चैप्टर तैयार करके जा रहे हैं, एक तरफ आईकेएप का भी तो मिजाज है ना, भले उन चैप्टर्स में से भी पूछो लेकिन सवाल ऐसा हो कि आपको समझ ही ना आ रही हो कि ये जालिम है क्या। तो इसलिए थोड़ा सा सेफ रह के चलना जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? ले इन्होंने कहा ये फाइनेंशियल चैप्टर के अंदर, ये फाइनेंस में जो आप ये जो 2-3 बार चैप्टर बोल रहे हैं ये कौन से हैं, क्या कहते हैं, ई रंग नंबर है, ई रंग नंबर है। अगर मैं टॉपिक्स की बात करूं तो 2 तो बहुत ही जानू टॉपिक्स, एनपीवी और बजटिंग, मतलब जो बच्चे की जबान पे जो टॉपिक है उसमें तो फिर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। तीसरी के लिए पोल करा लेते हैं। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ फाइनेंस या वर्किंग कैपिटल? हाँ जी, वर्किंग कैपिटल को ज्यादा वोट देंगे या कॉस्ट ऑफ कैपिटल को? एक मिनट, वर्किंग जो कैपिटल है उसके कितने वोट हैं, आप हाथ खड़े करें। ले जी, हमारे पास थोड़े से ठंडे वोट है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल? ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 में से कोई एक, कहीं कोई तीसरा तो नहीं, कहीं आप ऑप्शन स्वैप्स और ये इस तरह की बातें तो नहीं सोच रहे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं सोच रहे? अगर आ गया 5-6 नंबर का, मैं सीए फाइनल की जब तैयारी कर रहा था ना तो वहां पे ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक वो होता था, एरिया होता था, IAS 32 होता था, 39 होता था, IFRS 7 होता था, बड़ा टेढ़ा सा एरिया होता था। मैंने ना एक जिंदगी में फैसला किया था कि मैंने नहीं करना, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। और मैं बड़ा पक्का था, मुझे अक्सर लोग आके कहते थे हाँ भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितना तैयार है, मैंने कहा नहीं किया हुआ। मैंने एक डिसीजन लिया था और मैं उस पर कायम था और मैं खुश था और दुआ थी कि पेपर में ना आए, और अगर पेपर में आ भी जाता तो मैंने नहीं करना था। ठीक है, तो या तो फिर आप इतना बोल्ड फैसला लें कि ठीक है यार ये ऑप्शन स्वैप पता नहीं क्या भला है, आ गए तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है, बाकी बेवकूफ 8 सवाल कर रहे होंगे, मैं 7 सवाल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा टाइम बच जाएगा, मैं 7 सवालों पे 3 घंटे लगा दूंगा, जो 8 कर रहा होगा उसने भी एक सवाल तो वैसे ही छोड़ देना है। तो अगेन या तो फिर इस तरह का बोल्ड फैसला बंदा ले, और अगर इस तरह का बोल्ड फैसला ना ले तो फिर ठीक है, या तो कोई छोड़ना नहीं है टॉपिक, छोड़ना तो सुननी नहीं है फिर। अच्छा, एक आध टॉपिक में छोड़ने वाली बात फिर भी समझ आती है, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि चलो उसके उतने चैप्टर छोड़ दो और उसके उतने चैप्टर छोड़ दो तो फिर मामला खराब होता है। तो बस जो चीज मैं बताना चाह रहा हूं ये है कि कुछ शॉर्टकट की इजाजत है, लेकिन सिलेक्टिव स्टडी ना करें, थोड़ा सा जरा अप्रोच बना लें, जरा समझ लें कि किस तरह से। तो जैसे इन्होंने बताया बजटिंग और एनपीवी। अच्छा, बजटिंग का कॉमनली कितने नंबर का सवाल आता है? 15। इन्होंने कहा जी मिनिमम 15। मैं जरा, मेरे सामने भी जरा वो एनालिसिस भी है। अच्छा जी, मिनिमम इन्होंने कहा जी बजटिंग का 15 मिनिमम है या ये एवरेज है? एवरेज है। छोटे से छोटा सवाल कितने का होगा? 12। बड़े से बड़ा सवाल कितना होगा? 18, 20 या इस तरह से करके। तो एवरेज आ गई 15 के करीब, और सेफर साइड आप कह सकते हैं 12-13 आपकी ग्रिप में है। एनपीवी का सवाल लेवल सेम है, तो कितने नंबर का सवाल? कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? ठीक है, 12 से 17। तो अगर मैं दोनों को लोएस्ट पे काउंट करूं तो 24-25 नंबर कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 35। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि 24 से 35 या 25 से 35 के दरमियान 2 सवाल मिल गए। फिर वो जो 2 जिसमें वो है कि वो ज्यादा अच्छा या वो ज्यादा अच्छा, वर्किंग कैपिटल या कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, कितने नंबर का सवाल, 8, 7, 10, डिपेंडिंग अपॉन उनका मूड क्या है। चलें एक काम करते हैं, फिलहाल सारी चीजें साइड पे कर देते हैं। हम 25 से 35 नंबर पे पहुंचे हुए, मैनेजरियल साइड पे आते हैं। सस्टेनेबिलिटी कम से कम 10 तो देना पड़ेगा, उन्होंने खुद बोला है, और ज्यादा 15 भी दे सकते हैं, मूड में आए तो 17 भी दे सकते हैं, लेकिन शायद मैं 12-13 नंबर काउंट कर सकता हूँ, 12 से 13 टाइप की मैं एवरेज निकाल सकता हूँ। वो 3 चैप्टर्स कोई भी एक अटेम्प्ट देख लें, 10, 12, 22 और 7, 29, 9, 2, 11, 11, 11, 22, 14, 1, 15 और 6, 21, 16 और 5, 9, 25, 19, 20 एक टाइप की एक्सपेक्टेशन बना लें। 20 जमा 12, 13, 32, 33 आपने इधर से सीधा कर लिया, 25 से 35 उधर से सीधा कर लिया। अब उधर से वो जो दिन 2 में आप कह रहे थे वो अच्छा या वो अच्छा, दोनों कर लें। ऑप्शन 1 किसी एक से अच्छा सवाल आ जाएगा, ऑप्शन 2 दोनों से थोड़ा थोड़ा सा सवाल आ जाएगा, तो ठीक है अगर दोनों तैयार कर लिए जाए तो 35 से 40 आप कह सकते, तो फिर सारा ही सिलेबस हो गया। क्यों, सिलेबस में अभी रिस्क वाले चैप्टर की भी तो बात हो रही है। अच्छा ये है कौन कौन से चैप्टर्स में, ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्या इसकी बातें कर रहे हैं आप? इसकी बात नहीं कर रहे, आप कॉस्ट ऑफ फाइनेंस की बात कर रहे हैं। फिर क्या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, और इसमें क्या है, बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट अप्रेजल। ये ग्रेड ज्यादा भारी नहीं है, और इस ग्रेड के नंबर भी आई के अपने बढ़ाए हैं 25 से 30%। तो जब इस ग्रिड में 2 भारी मौजूद हैं तो फिर जो बच गया उसके चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे ना। एमसीक्यू ठीक है, कोई बात नहीं, खैर है, बंदा उधर दिमाग इस्तेमाल कर ही लेता है। तो शायद बजटिंग और प्रोजेक्ट अप्रेजल यहां से तगड़ा हो गया, तो फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंस वहां से तगड़ा हो गया। अगेन समझदार तो आप हैं ही, मतलब मैं किन लोगों को मोटिवेट करूं, वो जो पहले से जिन्हें पता है कि उन्होंने क्या करना और कैसे खेलना है। उन्होंने कहा जी बजटिंग नहीं आएगी, उन्होंने एक जायचा निकाला, उन्होंने जो है ना कुंडलियां मिलाई। ऐसा होता है अक्सर, जो है ना वो लोगों ने अलग अलग कैलकुलेशंस की हुई होती हैं कि क्या होगा, किस तरह से होगा। एक बात याद रहे, इस दफा फाइनेंस का पोर्शन दबा है, तो आप जो उसका कॉमन ट्रेंड है आप उसमें से 12-13 नंबर तो माइनस करें। जब 12-13 माइनस होंगे तो कुछ टॉपिक्स पे हमला होगा। हो सकता है कि आप सोचे कि बच्चे हर वक्त बजटिंग तैयार करके बैठे होते हैं, दफा देनी नहीं बजटिंग की, उसका सवाल नहीं देना। उनका दुआ करे, अल्लाह ज़बान मुबारक करे, क्योंकि वो तो वैसे ही समझ नहीं आता। ठीक है, तो बस अब ये आपने जहन में रखना है कि फाइनेंस में थोड़ा सा चीजें अब पीछे की तरफ जा रही होंगी, तो वो वाले टॉपिक जिस पे आप बहुत पक्का होकर बेट लगा लेते हैं कि इसने आना ही आना है, और अगर ना आया तो फिर जो है ना इंतजामिया किसी किस्म की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ठीक हो गया जी, कहानी आपको समझ आ रही है, आप फुल रेडी बैठे हुए हैं आगे बढ़ने के लिए। और कोई जनरल बात जो आपके जहन में आती हो? सब्जेक्ट बड़ा छोटा है, छोटा पेपर है, यकीन माने छोटा पेपर है। ग्रुप बी के नाम पे धब्बा है, ठीक है। ये इन्होंने डाटा गलत जगह डाल दिया, ये ग्रुप ए में होना चाहिए था और डाटा होना चाहिए था ग्रुप बी में। बच्चा मैच्योर होता, समझ रहा होता, फिर वो डाटा के साथ ऑडिट को जोड़ता और फिर उसकी गेम समझ आती उसे, ठीक है। तो ये ग्रुप ए में होना चाहिए था। अच्छा, ये इस वक्त ये जो 8 अटेम्प्ट सामने लिखी हुई है ना, इनमें से 6 दफा इसने टॉप किया है सबसे अच्छे रिजल्ट में, सबसे अच्छा रिजल्ट। इन्होंने कहा इस दफा जो है वो
नई नई स्कीम है, हो सकता है जो है ना वो सोचें कि बच्चे जो है ना बहुत इजी ले रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी का तगड़ा सा सवाल आ जाए। कहने का मतलब है कि कोई भी शॉर्टकट लगाने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना है कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो गलत है, और फर्ज करें आपने वो गलत फैसला कर लिया है तो फिर जो किए हैं वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पता लगे कि आप कहें ये 4 मैंने छोड़ दिए चैप्टर, ये 2 मुझे समझ नहीं आते, ये 3 पूछो उसने मुश्किल, ठीक है, तो फिर बंदा अगली दफा की फिर प्लानिंग बेहतर बनाएगा। चलें जी, मेरे ख्याल में सारी बातें हो गई हैं।